हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जलकमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। हेलो, मेरा नाम कौशल विजय वर्गीय है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जेईई मेन 2023 में मेरे 300 आउट ऑफ 300 आए हैं और मैंने AIR 5 हासिल की। जेईई मेन की अगर बात करें तो इसके पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तीनों से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं होती, आपको 20 के 20 अटैम्प्ट करने होते हैं। पर जो 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको चॉइस होती है कि आप उसमें से ओनली 5 अटैम्प्ट करेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जब मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था तो मैंने मैथ्स, फिज़िक्स और फिर केमिस्ट्री के ऑर्डर में पेपर अटैम्प्ट किया था। मेरी स्ट्रेंथ फिज़िक्स में लाया करती थी और मेरी वीकनेस केमिस्ट्री में लाया करती थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को लास्ट में किया था। आज मैं आपके साथ मेरी प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है जेईई मेन के लिए और उसके लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो शेयर करूँगा। मैंने 10th में कोचिंग ज्वाइन करी थी और 10th, 11th, 12th मैं 3 साल से जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो फिज़िक्स का जो पूरा सिलेबस है 11th, 12th का जो जेईई मेन में पूछा जाता है उसको हम 4-5 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स, ऐसी ब्रांचेस होती है। तो इस पूरे जो कोर्स में मैं अगर कुछ टफ टॉपिक्स कहना चाहूँ या टफ टॉपिक्स प्लस कंसेप्ट बिल्डर टॉपिक्स हैं, इन दोनों का मिक्स ही है वो दोनों, तो ऐसे टॉपिक्स होंगे रोटेशन, सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये 3 जो चैप्टर है इन पे फोकस करना मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिज़िक्स के लिए एक अच्छा बेस बना देता है। मैंने फिज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए मेरी कोचिंग का जो मटेरियल था वो सॉल्व किया था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी करी थी, जैसे कि इरोडोव हो गई या पाथफाइंडर हो गई। तो इरोडोव को मैंने उतना मेन फोकस नहीं दिया था, मेरा मेन फोकस पाथफाइंडर की किताब पे था। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता था तो उस क्वेश्चन में देखता था कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर लगा रहा हूँ तो क्या वो कंसेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल है, किन कंडीशंस को मुझे सोचना चाहिए कि वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो वो कंसेप्ट वहाँ एप्लीकेबल। अगर ये सोचेंगे हर क्वेश्चन में तो धीमे धीमे जो हर कंसेप्ट का जो क्लैरिटी है वो बढ़ती जाती और फिज़िक्स आपको अच्छी लगने लगती। लेकिन यही अगर आप छोड़ देंगे तो आपको धीमे धीमे आप क्वेश्चंस गलत करने लगेंगे और आपका भरोसा उठने लगेगा फिज़िक्स से। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है मैंने बताई। अब अगर किसी के पास कोचिंग का एक्सेस नहीं है तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि NCERT तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो तो पढ़ना ही है, प्लस जेईई ओरिएंटेड कोई सी बेसिक किताब, सिंगेज हो गई या आर्यन पब्लिकेशन की कोई किताब हो गई या इस टाइप की कोई किताब, उसको बेस बना के प्लस एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम जैसी किताब जैसे इरोडोव या पाथफाइंडर। इरोडोव के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, पाथफाइंडर के सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको सॉल्यूशंस किसी के मिल सकते हैं तो वैसी किताब अगर आप उठा लें, इरोडोव, क्रोटोव या पाथफाइंडर, तो इन सब को करना इनफ है जेईई मेंस के लिए। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जिसको तीन सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 11th में एक मेजर पार्ट आ जाता है उसका, फिर 12th में थोड़ा सा पार्ट आता है,
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 11th में जो मेजर फोकस होना चाहिए वो मैथ्स फिज़िक्स पे ही होना चाहिए। केमिस्ट्री पे अगर उतना फोकस नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 12th में आते वक्त जब 12th का मिड हो जाता है उसके बाद जो मेजर फोकस होना चाहिए वो केवल केमिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स में कंसेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है पर केमिस्ट्री में कंसेप्ट बिल्ड करने में उतना टाइम नहीं लगता। अब अगर मैं प्रिपरेशन कैसे करना है इसकी बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ बुक्स आती है, नीरज कुमार की एक फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन बुक आती है, प्लस कोटा क्वेश्चन बैंक भी है उसके लिए। तो एक बार उस जो भी चैप्टर है उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेंगे तो चैप्टर अच्छा क्लियर हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें भी MS चौहान एक फेमस किताब है, वो मेजर बुक मानी जाती है ऑर्गेनिक के लिए और वो केवल और केवल JEE एडवांस्ड के लिए ओरिएंटेड है, पर यूज़ उसका मेंस में भी आ सकता है। इनऑर्गेनिक के लिए JD ली, अगर JD ली ही पूरी कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती, प्लस जो अगर कोचिंग का मटेरियल है आपके पास तो उसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी कभी पढ़े, जैसे कोई ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है तो उस रिएक्शन को उस समय याद करने में अगर आप केवल मन में याद कर लेते हैं तो आपको थोड़ी देर तक याद रहेगी, पर जब आप एंड मोमेंट पर जाएंगे एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले, तब तक आप भूल जाएंगे उस रिएक्शन को, इतनी आसानी से याद नहीं रहेगी और आपको फिर से वो किताब खोल के देखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप उस टाइम उस रिएक्शन को समझें कि इसमें रिएजेंट क्या है, इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या है और इसमें जो प्रोडक्ट क्या है वो क्या है। एक बार मन में ज़रूर रिमेंबर करें कि इसका रिएजेंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जैसे साइनाइड की रिएक्शन हो रही है तो साइनाइड इधर रिएजेंट है, ऐसा मन में ज़रूर बोल लें, एक बार याद कर लें, ताकि क्या है कि माइंड में ऐसा रहता है कि ये रिएक्शन साइनाइड की थी। क्योंकि अगर एकदम से कोई वो नाम ले लेता है तो आप सोचने बैठ जाते हैं कि वो रिएक्टेंट था क्या। तो अगर आपने उस समय एक बार मन में सोच लिया होता कि ये साइनाइड रिएक्टेंट है तो उस समय थोड़ा जल्दी क्लिक करता। प्लस उसी टाइम वो रिएक्शन एक बार रफ में लिख लें तो इससे वो रिएक्शन अच्छे से लर्न हो जाती। ऐसे ही मैं इनऑर्गेनिक के लिए भी कहूँगा। ये तो हो गया पूरे 2 साल की 11th और 12th की आपकी प्रिपरेशन का। अब मैं अगर बात करूँ आपकी अगर एग्ज़ाम जनवरी में है JEE मेन सेशन 1, तो उसके जो 1-2 महीने पहले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है कि क्या ये तो मेरा सबसे पहला बड़ा एग्ज़ाम है ज़िंदगी का, तो ये कैसा जाएगा। तो जो दिसंबर वाला पार्ट आता है और जनवरी वाला पार्ट आता है, इसमें कुछ नया ना करें। इसमें जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, NCERT पढ़ी है, अगर मतलब NCERT ही पढ़नी मेन होने चाहिए JEE मेंस के लिए, तो NCERT जो पढ़ी है उसमें अगर आपने हाईलाइट किया है जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता था तो उसको फिर से गो थ्रू करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें तो पूरा पढ़ना ही है NCERT, चैप्टर पूरा वापस से ही पढ़ना है क्योंकि वो याद नहीं रहता इतनी आसानी से। और ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस है सारी जो भी लिखी हुई है NCERT में, वो एक बार फिर से विद द रिएजेंट याद करनी। तो दिसंबर और जनवरी वाला जो पार्ट है केमिस्ट्री में, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि NCERT ही एक मेजर फोकस रहता है JEE मेंस का। मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स के आते हैं, एक किताब आती है MTG की, तो उससे चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दे जो भी चैप्टर्स आपको वीक लगते हैं। मेजर चैप्टर्स रोटेशन फ्लूइड जो मैंने बताया वो तो हो सकता है वीक लगे, तो उन चैप्टर को स्टार्ट करके ख़त्म कर दे और जो भी बीच बीच में क्वेश्चन ना हो उस कंसेप्ट को रिविजिट कर ले अपने नोट्स में। अगर आप कोचिंग में जाते हो तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उस नोट से रिवाइज कर ले या फिर थ्योरी बुक में से उस थ्योरी को वापस पढ़ ले। तो लास्ट के जो 2 महीने हैं इसमें ये पढ़ना सफिशिएंट रहेगा क्योंकि ये आपका एक टेम्परामेंट बना देता है एग्जाम के लिए कि आपने सब पढ़ लिया है एक बार। तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया, जबकि आप अगर कोई सा चैप्टर फिर से पढ़ने जाएंगे तो कोई ना कोई और चैप्टर छूट जाएगा। तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वो चैप्टर तो छोड़ दिया मैंने। तो लास्ट के जो 2 महीने हैं इसमें JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT ये मेन फोकस होना चाहिए। प्लस जो लास्ट दिन होता है, जब इस जो लास्ट के 2 महीने की जो एंग्जाइटी है वो डबल ट्रिपल हो जाती है लास्ट के दिन, तो उस लास्ट दिन रिलैक्स करें। शाम के 6-7 बजे के बाद केवल रिलैक्स करें। अगर सुबह का मॉर्निंग सेशन है तो जल्दी सो जाए, 10-11 बजे सो जाए।
ताकि क्या सुबह नींद अगर पूरी नहीं होती है तो आप उबासियाँ ले सकते हैं वहाँ पे, तो आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं रहेगा एग्जाम में, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उसकी वजह से मार्क्स गिर जाते हैं। तो मेजर फोकस लास्ट के दिन यही होना चाहिए कि मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, और जो भी रिवीजन है मैंने अभी तक कर लिया है, पिछले 2 महीने में मैंने कर लिया है। अब मैं आज के दिन और एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर लूँगा मैं कि कुछ 10-15 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे मेरे, तो इतना एक दिन में नहीं हो पाता। मैं हर रोज़ 9 to 10 आवर्स पढ़ता था इंक्लूडिंग कोचिंग। तो कोचिंग अगर 6 आवर्स है या 7 आवर्स है तो बाकी जो 4 से 5 घंटा है वो सेल्फ स्टडी में देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोचिंग में एक बार पढ़ लेंगे, सर ने आपको पढ़ा दिया, आप अगर घर आके रिवाइज नहीं करेंगे उसे तो आपको याद नहीं रहेगा। स्पेशली केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको कोई सी भी रिएक्शन बता दी अगर, तो आपको याद नहीं रहेगी। आप अगर उस टाइम ही केवल याद रखेंगे तो आपको 10 दिन 15 दिन हो सकता है याद रहे, पर उसके बाद याद नहीं रहेगी जब तक आप घर पे लिख के प्रैक्टिस ना करें या फिर घर पे याद करने की कोशिश नहीं करें। तो रेगुलरली 9 to 10 आवर्स इंक्लूडिंग कोचिंग, दैट शुड बी सफिशिएंट। मैं सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम हो गया या टेलीग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, इन सब पे मैं एक्टिव नहीं था। व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ करता था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए ही रहता है, कोचिंग के टीचर्स के साथ भी और मेनली फ्रेंड्स के साथ। तो मेरा उस तरफ ध्यान नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह उसके, तो उसने डिस्ट्रैक्शंस कम कर दी। अगर रिफ़्रेशमेंट की बात करें तो रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं हर रोज़ जब डिनर होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली के साथ तो टीवी देखते ही हैं लोग, तो मैं भी देखता था और उससे 1/2 to 1 hour उससे रिफ़्रेशमेंट हो जाता था। दिन में अगर रिफ़्रेशमेंट करना है तो दोस्तों के साथ बात कर ली। व्हाट्सएप पे एक सर्कल बन जाता है फ्रेंड्स का जो हमारे बैच में होते हैं साथ में कोचिंग में, तो रिफ़्रेशमेंट का वही एक बड़ा साधन बन जाता है। तो मेरा मेन जो रिफ़्रेशमेंट था उन्हीं से था। प्लस अगर कोई ऑनलाइन ही ना हो तो अलग बात है, तो तब आप यूट्यूब पे थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेता था मैं, रोस्टिंग के या किसी और चैनल के, कोई से भी चैनल को उठा के रोस्टिंग के कोई से वीडियोस देख लिए। तो ये मेरा रिफ़्रेशमेंट का साधन है। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए नॉलेज तो चाहिए रहती है, पर नॉलेज होने के बाद भी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि अपना जो भी सारे क्वेश्चंस है मैं उसको इफ़ेक्टिवली अच्छे से कर सकूं, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए रहता है और सिली मिस्टेक्स कम से कम चाहिए रहती है। तो सिली मिस्टेक्स कम करने का तरीका तो एक ही है कि आप जितने ज़्यादा पेपर्स करेंगे उतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कम होने लगेगी, प्रोवाइडेड कि आप हर टेस्ट के बाद देखते हैं कि आपकी गलतियां किधर हुई है और ऐसा ठान लेते हैं कि अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये अब हर बंदे की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है तो मैं पूरा पेपर एक ही बार अटेम्प्ट कर पाता हूँ, पर कुछ लोगों की स्पीड अच्छी होती है तो वो लोग पेपर को 1 बार 2 बार या 1.5 मतलब आधा पेपर फिर से अटेम्प्ट कर लिया, तो इसके हिसाब से भी करते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ कि एक बार करने का क्या टाइम मैनेजमेंट में रखता था। मैथ्स के लिए मैं अराउंड 1.5 आवर रखता था, केमिस्ट्री के लिए 30 to 45 मिनट्स, और फिजिक्स के लिए जो बचा हुआ टाइम है जैसे 1 hour 20 में 1 hour जितना या 50 मिनट्स जो भी बचा वो फिजिक्स के लिए। और जो मेरा ऑर्डर रहता था वो ये मैथ्स से स्टार्ट करता था मैं, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, ये डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रेंथ क्या है। केमिस्ट्री मेरी वीकनेस थी इसलिए मैं उसे लास्ट में रखता था क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था। तो पेपर के वक्त जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर आप एक ही बार अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं जो मतलब जिनको चेकिंग का भी टाइम नहीं मिलता, तो उस क्वेश्चन को ऐसा अटेम्प्ट करें कि वो क्वेश्चन फिर से देखना ही नहीं है अपन को, ये सोच के वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि अभी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी, अब इसमें आगे मेरे को कुछ नहीं करना। वो अटेम्प्ट कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गया, फिर मुड़ के भी देखना नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट तो मैंने ऐसे ही किया। मैथ्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फार्मूला जैसे याद करना है तो वो भूल जाते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, वो जब पहली बार पढ़ते हैं तब कभी बार याद नहीं रहता, पर बाद में थोड़े दिनों बाद याद हो जाता है। तो इसका याद करने का तरीका एक ही है कि इसको प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस लगाएं, और क्वेश्चंस में जब 10 क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो अपने आप वो याद हो जाता है और वो एक बार मसल मेमोरी टाइप से हो जाता है।
तो लास्ट में जाते जाते वो याद हो ही जाता है, तो फार्मूला की ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत आती है केमिस्ट्री में, जो रिएक्शंस होती है वो याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बजाय मैथ्स के जो फार्मूला है। जो भी ऐसे लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जेई ओरिएंटेड, जो केवल जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए ही पढ़ाते हैं। तो वो कंटेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब यूज़ करा जा सकता है और वो मोर देन इनफ है। प्लस अगर आप जो बुक्स मैंने बताई थी अभी बीच में वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक बेस बन जाएगा जेई का। तो पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ सकता है, अब जिसको पढ़ना ही नहीं है तो वो बहाने भी मार सकता है। तो काफ़ी सारे रिसोर्स है जिसको यूज़ किया जा सकता है। अब जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चा 11th और 12th में पढ़ता है, तो जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो उसे ऐसा पढ़े कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर उस चैप्टर पे कोई टेस्ट लिया जाए तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर आए। मतलब एकदम अपना बेस्ट दे दे कि जेई एडवांस के लिए मैं यही फाइनल करके जाऊँगा, इसके बाद मुझे इस चैप्टर को देखना भी नहीं। अगर इस तरीके से आप माइंडसेट बना लेंगे तो लास्ट में जाके आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। वही अगर आप इसको इस माइंडसेट से ना पढ़ के ऐसा सोचेंगे कि लास्ट में जाके मैं अपनी पूरी मेहनत दे दूंगा, तो लास्ट में जाके पूरा कोर्स एक बार में आने वाला है लास्ट के 2 महीने में, तो आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ जाए। तो उसी समय अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम का डर भी नहीं रहेगा लास्ट में, क्योंकि आपको मन में रहेगा कि मैंने इसमें एक बार तो अपना कर चुका, बेस्ट दे चुका। इसी के साथ थैंक यू।